तो एक परमाणु से लेकर एक इतने बृहद धरती तक की क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी हुई, उसको हम क्रमवत देखा है, विधिवत देखा है, उसको हम आपको बोध करा देते हैं। यह स्थिति मुझ में स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के कतार में ही एक परमाणु को ऐसा देखा, जीवन को देखा। वो जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुआ एक आदमी में, शरीर छोड़ा हुआ जीवन में के स्थिति में ये सब सामान्य रहते हैं। शरीर को छोड़ करके भी जीवन रहता है और शरीर के साथ भी रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है उसको पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इतने इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन अपने को प्रमाणित करना चाहता है। इतने ही सूत्र है इसका। इस जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है भाई? उसका उत्तर ये मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये तीन स्थितियां हैं। उसमें से जो पहला स्थिति है, जीना चाहते हैं, वो जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसा है जो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित करना चाहते हैं, ये मानव कोटि में ही पूरा होता है और कहीं पूरा होता नहीं है। इसको मैंने भले प्रकार से देखा। ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझको मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा, व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। ये जितने भी जड़ संसार है, जिसको हम आज कहते हैं पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जितने भी ये खनिज व संसार है, उसका ठोस तरल विरल स्वरूप है। और जितने भी प्राण कोशाओं से बनी हुई रचनाएं हैं, जिसके मूल में बहुत सारे रस रसायनों का अनुभव हुआ है मानव जाति को, और भी जो करना है करते रहेंगे। तो इससे रचित सभी वस्तुओं का जो संयोग से ही कुल मिलाकर के शरीर रचना की बात देखी। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही ये जीव शरीर भी बनता है, मनुष्य शरीर भी बनता है। तो इन शरीर में जो अंतर मैंने देखा, जीव शरीर मनुष्य शरीर की, वो ये है कि मनुष्य शरीर रचना में ही मेधस तंत्र समृद्ध हो पाता है। समृद्ध होने का मतलब यह है, जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने योग्य मेधस तंत्र बना रहता है। इसको मैंने सटीक देखा है। इसमें कोई कोना मुझसे बच कर के तो नहीं रहा है। यह सब देखने के बाद मुझको ऐसा लगा, जीव कोटि बिल्कुल अपने में व्याख्यायित है, अपने में परिभाषित है, अपने में व्यवस्थित है। वैसे ही मानव भी अपने में परिभाषित है और व्याख्यायित है, और इस ढंग से जीने पर आदमी को सुखी होना बन जाता है। ये भी हमको पता लगा। इसी के साथ साथ वो भी उत्तर मिल गई, वाकई में मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। जिस बात के लिए हम चले थे, उसका उत्तर इसी जगह में मिल गए। कैसे मिल गए भाई? जीवन जो है स्वयं मनुष्य जो है ना, क्या प्रमाणित करना है? पहले बताया, सुख को प्रमाणित करना है। ठीक है, सुख को प्रमाणित करने की जगह में वो क्या होना पड़ता है? समझदार होना पड़ता है। मनुष्य समझ करके वो व्यवस्था को प्रमाणित करेगा और सुख को प्रमाणित करेगा। दूसरे विधि से कर नहीं पाएगा। मैं स्वयं साधना करता रहा, सब लोग कहते भी रहे, बड़ा नियम संयमी, बड़ा सटीक रहता है आदमी, सब उमड़ करके हमको देखने आते थे। तो किंतु मैं गवाही कर रहा हूँ, हम कोई भी, हमारा मानसिकता में कोई संयम नहीं रहा जब तक हम समाधिस्थ नहीं हुए। तब तक मुझ में कोई संयम नहीं रहा मानसिक रूप में। ये सच्चाई है। जब हमारे में इतनी ही बात रही एक प्रकार से कि हम यदि साधना करना है और कोई उटपुटांग हम नहीं कर सकते, उटपुटांग बात हमारा मन में ना उपजे, ऐसा कोई बात नहीं थी। यदि ये सच्चाई है, मैं जो गुजरा हूँ,
तब तो इसके आधार पर हम इस दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं होगा तब तक उटपुटांग विचार ना आए, ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए तो व्याकुलता की बात, माने मनुष्य स्वयं नहीं चाहता है कोई उटपुटांग बात हो, मन में आवे, ये कोई आदमी नहीं चाहता है। साधना करने वाला तो कोई चाहता ही नहीं है मेरे अनुसार, मैं भी नहीं चाहता रहा, होता जरूर रहा। यही स्थिति में यही संकट मेरे अनुसार सभी साधकों के सामने गुजरता है। इसी से जो साधक जो है जब तक सह पाता है सह पाता है, झेल पाता है झेल पाता है, जब झेल नहीं पाता है झेल नहीं पाता है, सह नहीं पाता है सह नहीं पाता है, यही मैं कह सकता हूँ, यही इसका समीक्षा है। अब जब इस मुद्दे का उत्तर मिल गया, क्या चीज़ बंधन और मोक्ष, बंधन क्या चीज़ है, मनुष्य जो है ना समझदार होकर के जीना है, मुख्य बात यह है। तो नासमझी से, नासमझी क्या है, पशु जीवन जैसा जानवर जैसा जीता है, जानवरों के क्रियाकलापों को हम एक मॉडल मान लें, उसी को एक कसौटी मान लें, उसी को एक प्रमाण मान लें, उसके अनुसार यदि हम जीने के लिए प्रवृत्त होते हैं, स्वाभाविक है हमारे लिए तो भ्रम हो गया, क्योंकि हम समझदार होकर के जीना है और नासमझी से जीने के लिए हमको परंपरा मजबूर कर दिया। उसका प्रमाण है कि कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, ये तीनों चीज़ दुकान सजी हुई है। अब इसके बीच में चलता हुआ हर अभिभावक अपने बच्चे को बहुत अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सुंदर बने, सुखद बने, समाधानित हो, ऐसा आशीष करते हैं। मैं समझता हूँ हर अभिभावक किसी न किसी कोने से यही आशीष किया करते हैं। इसको भी हमने देखा है। अब इसका तालमेल कहाँ है? हम जो बच्चों को हम जो सिखाते हैं पढ़ाते हैं उसका, और जो हम आशीष करते हैं उसका तालमेल कहाँ है? ये कहीं दिखा नहीं। तो तब हमको वो जो दूसरा भाग थी राष्ट्रीय चरित्र, संविधान, इसके मुद्दे में उसका भी उत्तर मिल गया। क्या मिल गया भाई? अस्तित्व में हर एक अपने त्वासहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये चीज़ मानव में आने के लिए रास्ता मिल गए, मानव का परिभाषा मिल गई, मानव शुद्धता जागृत मानव का एक परिभाषा मिली, उनका कार्य व्यवहार का स्वरूप मिली। उस कार्य व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, यही समाजशास्त्र या संविधान कहलाता है। संविधान का व्याख्या देने पर ही समाजशास्त्र है। मानव का आचरण को बोध कराना ही समाजशास्त्र का मूल वस्तु है। यह हमको समझ में आ गई। इस ढंग से क्या हुआ, दोनों मुद्दे पर हमको उत्तर सहज रूप में मिली कि मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान से, संविधान के रूप में राष्ट्रीय चरित्र को हम पहचान सकते हैं। ये विश्वास मुझ में हुई। उसके बाद यदि हम भ्रम मुक्त हो जाएं, भ्रम से, भ्रम का मतलब है जीवों के सदृश ना जिया जाए, मनुष्य के सदृश ही जिया जाए। यही भ्रम से मुक्त होने का मतलब नहीं है, ना कि कोई हिमालय को उधर से इधर नहीं करना है, ना बर्फ को पत्थर नहीं बनाना है, पत्थर को ना पानी बनाने जाना है, ना शाप किसी को देना है, ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना चमत्कार करना है, ना सिद्धि दिखाना है। अस्तित्व में ना कोई चमत्कार है ना कोई सिद्धि है, इसको हम सटीक देखा है। अस्तित्व में कोई सिद्धि नहीं, अस्तित्व में कोई चमत्कार नहीं। अस्तित्व अब शाप और इसके बीच में करहता हुआ आदमी, शाप और अनुग्रह के आशीर्वाद के बीच में करहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों 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 है, पहले से है, सभी है, रहा है। तो उसका एक ही उत्तर मिला, जिस क्षण में भी हम जागृति के लिए जिज्ञासु होते हैं, हमारा कदम जागृति की दिशा में एक भी कदम बढ़ती है, उसी मुहूर्त में संपूर्ण शाप ताप पाप तीनों ध्वस्त हो जाता है। उसका कोई माने स्थान ही नहीं रह जाता है, उसका कोई भी कलंक भी नहीं रह जाता है। वो कैसे होता है? इसका उत्तर गणितीय विधि से मिला। जैसा
गणित को हम 1000 बार गलत किए रहते हैं। ये हर बच्चे करते ही हैं। अब कोई 10 बार करते हैं, कोई 1000 बार करते हैं। गणित को तो गलत करते ही हैं, हर बच्चे करते हैं। जब सही करना आ जाता है वो जीवन भर के लिए सही होती है। गलत करना रहता है, वो एक बार जैसा गलती करते हैं दोबारा वो गलती करते ही नहीं, दूसरे ही करते हैं। उसको भी प्रमाण रूप में हम देख सकते हैं। 1 करोड़ बच्चों के लिए एक गणित का प्रश्न दिया जाए, उत्तर देते हैं तो 1 होता है, गलत होते हैं तो करोड़े होता है और भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा बना रहता है। इसको हर सामान्य व्यक्ति भी इसको सर्वे कर सकते हैं। इस ढंग से हम और एक सूत्र पा गए, हम मानव सही में एक हैं, गलती में अनेक। कितना छोटी सी बात है। इसको तो हर व्यक्ति पाई जा सकता था महाराज, वो किए नहीं, उस वक्त परिश्रम नहीं किए। कैसा परिश्रम नहीं किए, उसका आगे भूमि में आता है। ये जब अस्तित्व को देखा, महिमा संपन्न एक सूत्र हमको मिली। क्या मिली भाई? अस्तित्व में 2 ही प्रजाति की वस्तु है। एक एक के रूप में हम गिन सकते हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा राशि है, दूसरा सर्वत्र एक सा फैला हुआ एक वस्तु है। इसको हर व्यक्ति एक क्षण में समझ सकता है। ये वस्तु एक वस्तु के अंदर घुला हुआ, डूबा हुआ, घिरा हुआ, भिगा हुआ देखा गया। एक एक के रूप में जितने भी वस्तु है, इसका नाम प्रकृति कहा जा सकता है, या और कोई नाम रख लो, क्या बुरा है इसमें? कोई भी नाम रख लो। रख करके बस देखने पर ये एक एक के रूप में जितने भी हैं जड़ चैतन्य वस्तु का मतलब जीव कोटि, मनुष्य कोटि, ये दोनों मिलकर के चैतन्य कोटि। और जो जड़ कोटि का मतलब पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जो प्राणकोशाओं से बनने बिगड़ने वाली संसार और जितने भी खनिज पदार्थों से जो संगठित विघटित होने वाले पदार्थ, ये सब पदार्थावस्था में है। ऐसे वस्तुएं जितने भी हैं, ये इन सभी वस्तुएं व्यापक वस्तु में भिगाई है, घुला ही है, मैंने डुबाई है और घिराई है। इसको हम सटीकता से देखा, पता लगा अस्तित्व जो है ना तो व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु अलग होने की व्यवस्था ही नहीं है। अस्तित्व में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। अस्तित्व में जो प्रावधान नहीं है वो आदमी पैदा कर नहीं सकता। अस्तित्व में जो कुछ भी प्रावधान है, उपयोगिता को छोड़कर दुरुपयोगिता की ओर करता है, कुछ भी उपलब्धि करते हैं हम। जैसा युद्ध के लिए हमने बहुत सारा चीज प्रयोग किया, इसमें सिवाय ये धरती को बर्बाद करने के अलावा या मानव को बर्बाद करने के अलावा दूसरा कुछ हम कर नहीं पाए। शायद है ये चीज सारा विज्ञानियों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वो थोड़ा सा देरी से समझ में आ रहा है, जल्दी समझ में आता शायद है, और भी अपन समृद्ध हो सकते थे और सुखी होने की रास्ता और भी अपने को मजबूत हो सकते थे। इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है आज की स्थिति में। तो ये सब घाट के बाद ही समुद्र आता है। अनेक घाट के बाद एक नदी में घाट आता है, अनेक घाट के बाद एक समुद्र आता है। इसको मैंने पहचाना। शायद है नियति यही रहा हो। पहले रहस्यमयी मैंने आदर्शवाद के बीच में आदमी को आना पड़ा, स्वीकारना पड़ा। उससे जो राहत मिला, वो राहत मनुष्य को पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः भौतिकवाद के शिकंजे में आ गए। उसमें जो राहत मिला, वो राहत पर्याप्त नहीं हुआ। ये आज की दर्द की बात है और कोई बात नहीं। और ये दोनों जगह में से हम नहीं पाए, स्वाभाविक है तीसरे सीढ़ी की जरूरत है। ये तो सभी गणितज्ञों को भी पता लगता है, सामान्य व्यक्ति को भी पता लगता है। इस ढंग से जो उत्तर पाए, बंधन और मोक्ष का उत्तर ये बना, आदमी समझदार होता है तो बंधन से मुक्ति पाया। यहाँ आ गए हम। और समझदार हो कैसा? उसके लिए जब देखी हुई बात को यदि हम देखा, मुझ में क्या भ्रम है, कोई बंधन है, मुझ में मैं शोध किया, मुझ में मैं जांचा, तब पता लगा कि हमारे पास कोई बंधन का कारण कुछ भी नहीं दिखता। तो यही स्थिति सब में क्यों ना पैदा किया जाए? सब में पैदा करने पर कैसा लगेगा? तब ये
पहले जैसा आपको सुनाया, भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मनुष्य देवता हो जाएंगे, सभी धर्म सफल हो जाएगा, नित्य शुभ ही शुभ होगा, परंपरा के रूप में ही नित्य शुभ होगा। इस जगह में हम पहुंचे। इसमें हम अपने को फिर जांचने लगे, क्या हम ये सब संप्रेषित कर पाएंगे? संप्रेषित करना संभव है या संप्रेषणा लोगों के लिए ज़रूरत है? ये सब उसके बाद शुरू हुई। तो मुख्य मुद्दा, मुख्य घाट, और जो मैं अपने में आश्वस्त हुआ, तो एक तरफ राज्य संविधान में मानवीय आचरण रूपी, मानवीय आचार संहिता रूपी चीज़ को समावेश कर सकते हैं, जिससे मानवीय राष्ट्रीय चरित्र प्रमाणित होगी। एक तो इस जगह में हम निश्चित हूँ, निश्चिंत हूँ, मैं स्वयं पारंगत हूँ और प्रमाण भी हूँ। तीनों चीज़ हमारे पास अधिकार में है, ठीक है। दूसरे ओर समझदारी, अस्तित्व समझ में आ जाए, मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे। और जीवन समझ में आ जाए, मुझको समझ में आया है और आपको समझा देंगे। मानवीयता पूर्णाचरण मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे। ये तीनों तथ्य यदि समझ में आता है, हम मने समझदार हुए। समझदार होने पर क्या हो गया भाई? समझदार होने से बंधन से मुक्त हो गए। क्या बंधन? भ्रम से, भ्रम रूपी बंधन से मुक्त हुए। पहले बुजुर्गों ने हमको क्या बताया? आवागमन से मुक्ति होगी। आवागमन से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना कोई गया है ना कोई आएगा। जो है सब कोई अस्तित्व में है। मरने की बाद भी जीवन अस्तित्व में है और जीते समय में, शरीर को चलाते समय में भी जीवन है। और ये कोयला वो खाक होने की बाद भी वो रहता ही है विभिन्न स्वरूपों में। ये लोहा को टुकड़ा टुकड़ा बुरादा बनाने के बाद भी लोहा अपने स्वरूप में रहता ही है, या विभिन्न स्वरूप में बट करके रहता है। ये भौतिक रसायनज्ञ इस बात को समझे भी होंगे। समझे नहीं होंगे तो मजबूरी समझेंगे। ये तो समझने के लिए सब कोई तो मजबूर है, समझना ही पड़ेगा। इस ढंग से समझदारी समझ में आता है। मूलतः वस्तु का नाश नहीं होता है, ये मुझको पूरा समझ में आया है। उसी आधार पर मैं ये मंगल कामना की है कि भूमि यदि स्वस्थ रहेगी, मानव जागृत परंपरा के रूप में जी सकता है। यही स्वर्ग होने, नित्य मंगल होने का आधार है। इस विधि से मैं जो मंगल कामना मुझ में, मेरे मन में उपजी, उसके समर्थन में पूरा अस्तित्व, जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण, ये तीन प्रधान मुद्दा है। इससे बड़ी उपकार यह होगी, धरती को बिना घायल किए पेट फाड़े, धरती को बर्बाद किए बिना मानव इस धरती पर चिरकाल तक इस धरती पर रह सकता है। उसका भी विधि इसी समझदारी से आती है। ये तो बात बहुत सुस्पष्ट है। आज तक की बीती गुजरी इतिहास से कुछ भी घटनाएं घटित किया है मानव ने अप्रत्याशित, वो सारे घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई है और किसी कारण से घटित नहीं हुई। अभी धरती को जितने तंगाने की बात हुई, वो भी इसी प्रकार नासमझी की कारण से ही धरती का पेट फाड़ा गया। धरती में बुखार उत्पन्न किया गया। धरती के जिसमें सतह में अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की, नदी नाला ये सबको बर्बाद की गई। और हवा पानी में जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं वो आप सबको विदित है। ये सब कष्ट से आदमी मुक्त हो सकता है या ये धरती को मुक्त करा सकता है।
धरती मुक्त हो सकता है इस कष्टों से। धरती जब कष्टग्रस्त रहेगी, मेरे अनुसार धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त खनिज, समस्त जीव और मनुष्य सभी तंग होंगे ही। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहें, ये इसका परिकल्पना कितने अच्छे लोग किए होंगे, आप ही सोच लीजिएगा। वो आप ही के लिए काफ़ी सोचने के लिए जुगाड़ भी है। अब इसके आगे की बात ये निकलती है शुभ की बात। यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं, इसमें आश्वस्त होने की मुद्दा यही निकलता है कि धरती की सतह में जो संपदाएं अपने आप से बिखरा हुआ है, इसी से इस धरती पर आदमी अच्छी तरह से जी सकता है। कब? गलती, अपराध, युद्ध, शोषण और माने द्रोह विद्रोह नहीं करना है। ये सभी चीज़ें, ये सभी घटनाएं अभी जैसा गिनाए आपको, द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध, ये सब चीज़ मनुष्य की नासमझी का उपज है, ये समझदारी का उपज नहीं है। उसका गवाही यही है, मनुष्य असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी नाला पहाड़ असंतुलित, वन खनिज सब असंतुलित होना ही इसका गवाही है, जो हम मानव विज्ञान युग के बाद ये सब कर गुजर चुके हैं। तो उसके बाद भी हम डिंग हाँकने में अभी तक बाज आए नहीं। सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोर पाएंगे, जबकि ये धरती से आदमी जात कूच होने की जगह में आ चुका है। ये आदमी को याद रखने की वस्तु है, इस पर ध्यान देने की बात है। जब कभी ये इससे बचना चाहता है, आदमी को समझदार होना ही होगा, दूसरा कोई ठोर नहीं है। नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं। चाहे राष्ट्रीय विधि से राष्ट्र, संविधान कुछ भी विधि से अपराध करता हो, वह अपराध का मतलब अपराधी है। जैसा सहज रूप में अभी धरती के छाती पर जितने भी राष्ट्र कहते हैं, सभी राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। सभी संविधान में 3 महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक वचन है। क्या है वह महावाक्य? वो है शक्ति केंद्रित शासन। शक्ति केंद्रित शासन का जो व्याख्या है, गलती को गलती से रोकना है, अपराध को अपराध से रोकना है, युद्ध को युद्ध से रोकना है। यही 3 कर्म है। इन तीनों कर्म में कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है हम अपराध से मुक्ति पा गए या गलती से मुक्ति पा गए या युद्ध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीज़ अपने आप में हर दिन, हर मास, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती है। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विफलता, गलतियों की कतार, यही इतिहास में भरी हुई है, पन्ने रंगे हुए हैं। ये गवाही है। इन गवाहियों के साथ यदि हम इसका समाधान खोजते हैं, इसके मूल में इन सभी इस परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। ना तो पत्थर बनाया है, ना जीव बनाया है, ना वनस्पति बनाया है। केवल आदमी ही ये 3 प्रकार की जो कर्म शुरू किया, वो उस कर्म को आदमी ने ही शुरू किया। और महत्वपूर्ण बात ये भी है, तो धर्म संविधान, संपूर्ण धरती की जितने भी धर्म संविधान हैं, इसमें यह मानी गई है आदमी जो है मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को तारने के लिए और अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए और स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियाँ और चरित्र, कर्तव्य, दायित्व, कुछ भी कर्मकांड, कुछ भी बनाया है। यह भी एक बहुत ही स्पष्ट तथ्य है। गुजरी बीती हुई जो परिणाम है, तो अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया, ये मानव जाति ने किसी को पहचाना नहीं है। और स्वार्थी परमार्थी हो गया, ये भी हमको प्रमाण नहीं मिला। और अज्ञानी ज्ञानी हो गया, ये भी नहीं हुआ। और पापी पाप से मुक्त हो गया, ये भी नहीं मिला। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था। समाधि
समय पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मनुष्य में वैचारिक उद्दोलित होना, वैचारिक रूप में पूर्णतया समाधानित होना बना ही नहीं रहता। क्योंकि समस्या की पीड़ा से तो पीड़ित होकर के समाधि की ओर दौड़ता है। ये बात आपको विदित कराई थी। इस विधि से इससे ज़्यादा तो कोई आदमी होता नहीं है। समाधि के लिए प्रयत्न करते तक ही आदमी का ऊंचाई दिखाई पड़ती है। इन ऊंचाई में वैचारिक संतुलन बना रहता है, ऐसा कुछ देखा नहीं गया साधना काल में। साधना काल में मनुष्य को तमाम प्रकार की उटपटांग बात आता ही है। समाधि के बाद वो शमन होता है, ये बात सच है। समाधि के बाद उसके साथ ये भी हो जाती है कि समाधि के पश्चात मनुष्य को कुछ करने की इच्छा होता नहीं और कुछ पाने की इच्छा होता नहीं, कुछ रखने की इच्छा नहीं होती है, तीनों नहीं होती है। ये भी बात देखी गई। उसके बाद आप हमसे पूछेंगे आपको कैसा इच्छा हुआ ये सब चीज़ें तैयार करने के लिए। मैंने आपको पहले से ही विनय कर चुका हूँ। जो मैं जब सोचा वाकई में मुझको समाधि हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि हम मुक्ति के लिए तो हम शुरू किए ही नहीं थे और स्वर्ग जाने के लिए हमारा कोई इच्छा नहीं रहा, तो हम केवल हमारा प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए दौड़े थे, वो मिला नहीं। उस स्थिति में मैं अब समाधि हुआ नहीं हुआ इस बात को परिशीलन करने के लिए शुरुआत किया। वो परिशीलन विधि में यह सब चीज़ सौभाग्य, मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के माने सर्व शुभवश, सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है, ये बात सच्चाई है। किसी बुजुर्गों ने हमको यदि मार्गदर्शन किया है, आप पुरुषों ने, वो इतने ही हैं। समाधि से ही ये सब का उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ नहीं हुआ इसी को प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया। संयम के बलबूते पर ये तमाम बातें निकल गई जो आपके पास तक पहुंचाने के लिए योग सुयोग बन गया। ये क्यों बना पूछने पर यही मिलता है, ये पहले भी बताया था, ये तरंगवत है सारा समझदारी मानव का। पहले जंगल युग में और शिला युग में, धातु युग में जैसा ही जिया, ये सब इतिहास में लिखी हुई है। जैसा ही राजयुग आया, कविला युग, ग्राम युग से राजयुग जैसे ही आया, तो काफ़ी लोगों ने राहत पाया, राजा जान माल का रक्षा करेगा, जबकि वो चीज़ अभी तक हुआ नहीं। जान माल की रक्षा हुआ नहीं है, अमन चैन तो बहुत दूर है। ये दो बात को सोचा गया था। ना तो अमन चैन के बारे में हम आश्वस्त हुए हैं, नहीं ये जो जान माल की रक्षा होती है इसमें भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए। तो हर परिवार, हर समुदाय इसी बात के लिए चिंतित रहता है कैसे जान माल का रक्षा किया जाए और अमन चैन से जिया कैसे जाए। इसको अभी तक की समुदाय तक ही मनुष्य सोच पा रहा है। ये स्थिति सबको विदित है। इन तथ्यों को हम ध्यान में रखने पर पता लगता है ये जो आदर्शवादी सीढ़ी लगी, जिससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली तत्काल, और जो वो राहत कुछ काल के बाद पर्याप्त नहीं हुई, ये पुनर्स्मरण दिला रहे हैं। पुनः जब अपर्याप्त हुआ, स्वाभाविक था, पुनः विचार हुई। विचार के रूप में पुनः ये विज्ञानवाद आया, तो तर्क सम्मत विधि से आया। उसमें एक खूबी लोगों को स्वीकृत हुई। पहले उपदेशवाद में तर्क का कोई गुंजाइश नहीं थी, करो ना करो बात थी। करो ना करो में ना मानने वाले बात आदमियों को ना पापी, उनको पापी करार देते रहे, उनको जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। वो सब इतिहासों में लिखा है। उसके बाद उससे ये निकला जो आदर्शवाद की जितने भी करो ना करो है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, किसी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। इसीलिए उसका विकल्प के लिए कुछ सोचा गया। सोचने पर विज्ञानवाद आ गया। विज्ञानवाद आ गया तो एक दावा किया
ये तर्क संगत विज्ञान, तर्क संगत भौतिकवाद, ऐसा कहा, इसी को विज्ञान कहा गया। तर्क संगत, तर्क के लिए जब आमंत्रण हुई, लोगों में एक राहत मिली, हम कम से कम हमारा मन की बात तो पूछ तो सकते हैं। इस विधि से आदमी उस ओर दौड़ गया। दूसरा, जो हमको जो कुछ भी वैभव मिलना था, सुख मिलना था, वो स्वर्ग में मिलना था, वो यहीं मिलने लग गए, इसीलिए भी दौड़ लिए। इस ढंग से दो विधि से आदमी विज्ञान और विज्ञान की उपलब्धि की ओर दौड़ा। उसको भी खूब चख लिया आदमी काफी ढंग से, अब बचा कुचा होगा तो चख भी लिएगा। ये चलते मनुष्य को आज ये पता लग गई, विज्ञान की उपलब्धियां मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर्याप्त नहीं है, ये सो झंझट फंसी, और उससे कैसा उभरा जाए। अभी तो आदमी झूलता ही रहता है, एक विरक्ति की ही बात करते हैं, भक्ति की ही बात करते हैं, दूसरे ओर संग्रह सुविधा की ही बात करते हैं। संग्रह सुविधा से जब त्रस्त होते हैं, भक्ति विरक्ति की ओर हम दौड़ते हैं। भक्ति विरक्ति से जब पैर ठंडा हो जाता है तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ लेते हैं। इस प्रकार से हम अपने हाथ पैर गर्म करने के लिए ये झूले में झूलते ही रह जाते हैं, और दोनों सुनने में अच्छा ही लगता है। जो अच्छा लगना अच्छा होने में कितना दूर है, अब हर व्यक्ति अपने में सोच सकता है। अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है, ठीक है। जैसा ठंडा पानी पीने से अच्छा लगता है, ठंडा पानी पीने से अच्छा होना है ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी से आदमी को रोग हो सकता है, खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, जैसा मैं खांसता हूँ कभी कभी, ये सब बातें हो सकता है। तो उसके बावजूद भी आदमी को ठंडा पानी अच्छा लगता है, किसी किसी को, किसी किसी को ठंडा पानी अच्छा लगवे नहीं करता है। अब क्या करें? ठंडा पानी के अच्छा लगना कोई सार्वभौम नहीं हुआ, ठंडा पानी का अच्छा ना लगना भी कोई सार्वभौम नहीं हुआ। दोनों स्थितियों में पानी के आधार पर अच्छा हो गया, ये निर्धारण करना, निश्चय करना और उसके ऊपर आदमी को भरोसा दिलाना, ये कभी बनने वाला नहीं है। जब जैसा चाहता है वैसा पिएगा भाई, जब अच्छा लगता है, जब जो अच्छा लगता है वही खाएगा, वही पिएगा, यही हम पहुंचते हैं। इस ढंग से हम एक अस्थिरता, अनिश्चयता की ओर चले जाते हैं। विज्ञानवादियों ने इस बात को अपनाया है। तो केवल खाना पीना ही नहीं भाई, जो कुछ भी आप देखते हो सब अनिश्चय, अस्थिर है, वो ऐसा बताने के लिए अपना तर्क जोड़े, उसी की पुष्टि के लिए सब कुछ किया। अंततोगत्वा त्राण प्राण, विज्ञान का त्राण प्राण मनुष्य को एक यंत्र के रूप में व्याख्यात करने की कोशिश की, वो अभी तक सफल नहीं हो पाया। वही विज्ञानी जिसको यंत्र के रूप में व्याख्यात करता है, वो स्वयं उससे संतुष्ट रहता नहीं है, तो बाकी लोगों को व्याख्यात करके बताना ही चाहते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी भारी मुद्दा मानी जाती है। मनुष्य को यांत्रिक विधि को बिल्कुल पूरा समझना चाहिए, तो तभी आदमी जो है व्यवहार में स्पीड, विचार में स्पीड, कार्यों में स्पीड, सब में पा पाता है, ऐसा सोचते हैं। जब भी आदमी उस सीमा में आता नहीं, तो संवेदनशीलता, यांत्रिकता, इन दोनों के पक्ष में से विज्ञान के अनुसार यांत्रिकता सटीक है। इसमें इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। संवेदनशीलता को ना समझ सकता है, झेल नहीं सकता है। जो आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता की वकालत की थी, वह वकालत करते हुए में भी वो जो दूरियां थी, जो वो समझ सकता है, ये समझ नहीं सकता है, ये झंझट थी, वो बरकरार रहे। इसीलिए एक के बाद एक समस्याएं जकड़ते गए। हम समस्याओं के कगार में ही, माने कतार में ही पैदा होते हैं, समुद्र में ही शरीर यात्रा शुरू करते हैं, वही समस्या के सागर में ही पुनः शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर के इस ढंग से हमारा स्थिति बनी। अभी जो मानव जाति के, मानव कुल के सम्मुख मैं जो एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, ये मानव कुल का ही पुण्य है, ऐसा पहला मेरा स्वीकृति है। हमारा व्यक्तिगत रूप में हम जो कुछ भी परिश्रम किए,
उसका हम मूल्यांकन करता हूं, वो इतने बड़े फल के योग्य नहीं है। हम जितना परिश्रम किया, वो परिश्रम का यदि नापदंड तय किया जाए, मैं अपने में तो करता ही हूं, जितना परिश्रम किया उतने में जो हम फल पा गए, वो फल जो है इतना फल के योग्य नहीं है, इतना बड़ा फल के योग्य नहीं है। जैसा उसका एक अलंकारिक रूप में एक वैसे ही एक सोचने की बात है। तो एक बिही का झाड़ हो, एक जामुन का झाड़ हो, एक और कोई छोटे छोटे फल फलने वाली बात हो, अथवा नारियल का झाड़ हो, तो उस झाड़ में, एक झाड़ में यदि 1000 टन की एक फल फल जाए, वो झाड़े नहीं रहेगा। वो तो असंभव सा लगता है। तो एक झाड़ के लिए ये उपयुक्त है ही नहीं, ऐसा लगता है। उसी भांति बिही में एक बिही का झाड़ हो, 1 टन की एक बिही फल जाए, वो तो झाड़े टूट करके बराबर ना हो जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। कल्पना ऐसे ही दौड़ता है। उसी भांति हमारा भी साथ ऐसे ही एक घटना है। हमारा परिश्रम से अधिक बात, ये परिश्रम से अधिक बात को कौन दोहराता है भाई? ये बात इसमें मुख्य है। तो मनुष्य में जो परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है, ये बात आता है। उसको हम सटीक देखा है। जीवन दोहराता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे? जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको अभी अध्ययन कराते हैं, आपको समझाते हैं, आप जिज्ञासु हो तो आप समझ भी सकते हैं, ये भी सच्चाई है। आपको जरूरत नहीं पड़ा है, आप समझेंगे नहीं, ये भी सच्चाई है। आपको जरूरत हो गई है, आप समझेंगे। मेरा विश्वास है आपको जरूरत है। यहां हम आते हैं। इसका मतलब यह समझा, जीवन एक ऐसा वस्तु है जो कि शरीर से जो कुछ भी काम करता है, शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। इन सहज प्रक्रिया को भी देखा हूं, इसी आधार पर वो जीवन को भी देखा हूं, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मनुष्य को देखा हूं। अभी तक हमारे सम्मुख क्या समस्या थी? हम अध्यवसायिक विधि से जीवन बोधन कराने में असमर्थ रहे, अस्तित्व बोध कराने में असमर्थ रहे। जो कुछ भी विज्ञान ने अस्तित्व को बोध कराने गया, वो अंततोगत्वा अस्तित्व को एक अनिश्चयता की कगार में मानते हुए अपने ढंग, अपने अर्थ को, वही संघर्ष के अर्थ को जो अभी पहले बताया, कामोन्माद, भोगोन्माद और लाभोन्माद के अर्थ में संघर्ष करने के लिए, अपने हवीसों को पूरा करने के लिए वो अपना व्याख्याएं देते रहे। हम उसको स्वीकारते रहे। स्वीकार करके हम जब उसके द्वारा गुजरते, वो हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। इस ढंग से हम अंतर्विरोधी होकर के जीते रहे। अभी जो प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही है, इसकी एक ही बात है। क्या बात है? हमको समझना ही है। हमारा जैसा आपको भी समझना है। मैं जांचता हूं अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना है। और जांच करके जब आप तृप्त होते हो, वो दूसरे के लिए हम अपने को अर्पित करना होगा। दूसरे व्यक्ति को हम समझा पाए, तब हम हमारे में, मुझ में ये विश्वास होता है कि हम समझ गए हैं। जब तक हम दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, तब तक हम समझ गए हैं, इसका प्रमाण ही कहा है। ये एक कसौटी है। समझदार हो गए, इसका कसौटी क्या होगा भाई? वो मुझ में जो अनुभव हुई है वो ये है, समझदारी में हम सह अस्तित्व को देखा है। सह अस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार में हर मोड़ मुद्दे में मनुष्य का समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकरण होता है। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसको हम अध्ययन कराने आगे
इसी का अध्ययन कराएंगे। तो इन अध्ययन क्रम में जब हमको समझदारी आती है, उसको हम प्रमाणित करने के क्रम में हम बहुत बड़ा दूर दूर तक हम फैल जाते हैं, जबकि शरीर इतने में ही रहता है जितना लंबाई चौड़ाई रहती है। हमारा समझदारी दूर दूर तक फैलता है। जैसा अभी आप ही हम एक कर्म कर रहे हैं, जो मानव के लिए जो एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, ये स्वयं में अपने आप से एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह में से बहुत दूर दूर तक फैलने वाली चीज़ें है ये। इसी प्रकार हर मनुष्य में वो मादा है, हर मनुष्य में वो योग्यता है, वो हर मनुष्य में वो अरमान है, हर मनुष्य में ऐसा एक उत्साह जगाया जा सकता है। कैसे? समझदारी के अर्थ में। यह इस प्रस्ताव का मतलब है। इस विधि से हम यहाँ पहुँचे। विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है, उसके पहले की सीढ़ी एक आदर्शवाद है, उसके पहले जो सीढ़ी है कलाकारी, ग्राम और कबीला, समाज, संसार है, उसके पहले जो भटकता हुआ, जो जंगल में भटकता हुआ और शिलायुग में सिर कूटता हुआ, ये एक सीढ़ी है। इस ढंग से ये सीढ़ियाँ लग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए हम कृतज्ञ हों। यह दूसरा एक स्थिति में हम पहुँच गए। अब ये पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया, मैं स्वयं उसका सार संक्षेप क्या बना। हम स्वयं परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज़ हमको प्रस्तुत की, उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेवार व्यक्ति माना। हमारा प्रश्न का जिम्मेवारी मेरा ही है, ऐसा जिम्मेवारी को स्वीकारा। फलस्वरूप प्रयत्न किए, वैचारिक प्रयत्न किए, और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किए। और वैचारिक प्रयत्नों में हम अंत में ये पाया, सभी मनुष्य सुखी हो सकता है, सभी धर्म सफल हो सकता है, ठीक है, और ये धरती स्वर्ग हो सकता है, मानव देवता हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ पा गए। इसीलिए हमारा इच्छा हुई, हमारा उत्साह बना, जो सारा मानव के सम्मुख इसको रखा जाए, उसी प्रयत्न में हम चल रहा। जब मैं अपने में अस्तित्व समझा, अस्तित्व, जीवन और मानवतापूर्ण आचरण भले प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझ में एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखना चाह रहे हैं। मैं अपने में विश्वास करना बन गई, अपने आप में बने। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चक्रडंडी किया हो अथवा बहुत प्रयास किया हो, परिश्रम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। समझदारी के तुरंत बाद ही स्वयं अपने आप में विश्वास होना शुरू किया। विश्वास को हम हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। उसी भांति श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गई, जो मतलब किसी भी श्रेष्ठता है उसको मूल्यांकन करना बन गए, फलस्वरूप सम्मान करना बनता है। हम जिसको मूल्यांकन करते नहीं हैं उसको हम सम्मान कर नहीं पाएंगे। मेरे अनुसार वो एक लक्ष्मण रेखा समझ में आ गई। समझदारी के बाद ही कहीं ये उपजना शुरू किया, श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बनने लगा। तीसरा मुद्दा ये बनी, जो कुछ भी हमारा समझदारी थी उसके अनुसार हमारा व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य हो गए। मुझको कहीं भी कोई ऐसा दिक्कतें नहीं हुई जिससे कि प्रतिभा के अनुसार, जैसा कि अस्तित्व सहज विधि के अनुसार, जीवन सहज विधि के अनुसार हम जी नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई घाट अभी तक मिला नहीं। आगे जैसा हो, ठीक है, अभी तक तो मेरे सम्मुख ऐसा कोई घाट मिला नहीं। इसका नाम दिया है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, नाम दिया है। इसमें हम सही सच्चा उतर गए।
तीसरे स्थिति में, पांचवें स्थिति में यह आई, व्यवहार में हम सामाजिक होने का तृप्ति मुझको अपने आप से मिलने लगा। उसका ज्वलंत गवाही ये हुई, हमको संसार के प्रति कोई भी शिकायत शेष नहीं रह गई। किसी के ऊपर मेरा कोई शिकायत नहीं है। अब रह गया मैं कितना सार्थक होता हूँ, नहीं सार्थक होता हूँ, उस बात की जांच हरदम करता रहता हूँ। इस ढंग से हम एक तो शिकायत से मुक्त हो गए, मेरे दायित्व कर्तव्यों को हम जितने संबंधों में जीता हूँ उस ढंग से हम जीने में सार्थक हो गए। दूसरे ओर भौतिक समृद्धि, तो हम यह भौतिक रूप में ऐसा तो हम आरंभिक काल में, बाल्यकाल से ही हम परिश्रमी परिवार में थे, परिश्रम करना हम जानते ही थे, सेवा करना भी जानते ही थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आती रही। किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में आ गया। हमारा परिवार के लिए जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इसमें शायद है किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए, होता है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये इस ढंग से 6 बहुत बढ़िया चीज़ हमारा हाथ लग गई। इसका नाम दिया स्वायत्तता। मनुष्य अपने में स्वायत्त हो सकता है समझदारी के आधार पर। मैं स्वायत्त हुआ हूँ, ऐसे ही आप भी हो सकते हो। इस ढंग की बात आ गई। उसके बाद आगे चल करके ऐसे समझदारी को हम वांग्मय बनाने के लिए तैयार हुए। जब स्वायत्त हुए तो हमारे बात संसार को हम परोस सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, जी सकते हैं। ये सब साथ साथ आने लगा। फलस्वरूप इसको एक वांग्मय रूप, दस्तावेज का रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज तैयार हुई मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन में मध्यस्थ दर्शन को 4 खंडों में, 4 अध्यायों में ध्रुवीकृत किया। पहला अध्याय का नाम दिया है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा अध्याय का नाम है मानव कर्म दर्शन, तीसरा अध्याय का नाम है अभ्यास दर्शन, चौथा अध्याय का नाम है अनुभव दर्शन। इस ढंग से 4 अध्याय में पूरा दर्शन को लिखा। इन दर्शन का मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन का मतलब मैं इतने ही अभी बताना चाह रहे हैं। तो अस्तित्व में समविषम मध्यस्थ शक्तियाँ अर्थात गतियाँ हैं। इसका अपने अपने ढंग की परिणाम है, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत देन है। ये इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक विज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी कोई भी इसका गंध लग जाता है, वह चमत्कृत होते ही हैं। मेरे सम्मुख अभी जितने भी हुआ है, विज्ञान के अनुसार जो समविषम शक्तियों को मानने की जगह में है, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी भारी खामी रह गई, इसीलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गई, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मध्यस्थ जीव, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इन 4 बातों को, 4 तथ्यों को, 4 विधि से तथ्यों को समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। सह अस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए गए, वो 3 स्वरूप में, 3 शीर्षक में तैयार हुए। सह अस्तित्ववाद पहला जो बना समाधानात्मक भौतिकवाद, उसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता है। ये अपने में त्वा सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। ये समग्र व्यवस्था में ये सब भागीदारी करते हैं। चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक हैं, भागीदारी करते हैं, और जड़ प्रकृति के साथ भी वो भागीदारी करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। इसका नाम देने के लिए मना हुआ समाधानात्मक भौतिकवाद। अभी हमारे पास जो कुछ भी वाद है वो संघर्षात्मक
माने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मैं ये इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है, अस्तित्व स्वयं में कोई झगड़ा नहीं है, द्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए पूरक है, ये खुशहाली है, एक उत्सव है, निरंतर विकास है। ये बात को समझाने की कोशिश की है। जो कोशिश में वांग्मय तो वांग्मय है, किंतु आदमी आदमी से ही समझेगा मेरे अनुसार। तो वांग्मय में तो कोशिशें हो सकता है, अभी तक भी कोशिशें हुए हैं, उसी क्रम में हम भी किया है। इसमें मूल मुद्दा ये है, त्राण प्राण की बात यह है, विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट किया है कि प्रयोजनों का पहचान, प्रयोजन यदि समझ में आई है, पहचान हो गई है, उसके लिए हम जो विश्लेषण को, उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, हम विश्लेषण करते जाए, कौन सा दल में जाते हैं वो आपको भी समझ में आता है, मुझको भी समझ में आता है। विज्ञान की गति आज जहाँ आदमी जात को ले जा करके बैठाया है या धसाया है, फंसाया है, जो कुछ भी किया है वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार जो कुछ भी अस्तित्व में भौतिक रूप में है, रासायनिक रूप में है, ये सब कोई व्यवस्था में है, ये मनुष्य की व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है। ये समाधानात्मक भौतिकवाद का मतलब है। और दूसरा मतलब यह है, समाधानात्मक भौतिकवाद में सभी एक एक दूसरे के लिए पूरक हैं, वैभव के लिए सहायक हैं और आगे की विकास के लिए एक दूसरे के साथ अंतर संबंध जुड़ी हुई है। इस ढंग से समाधान बताई गई है। दूसरा जो एक लिखा मैंने सहअस्तित्ववाद को, दूसरा प्रबंध का नाम दिया व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो है अस्तित्व में व्यवहार पूर्वक ही माने संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव के साथ करता है, मानव के साथ मानव का व्यवहार अपने आप में मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और उसको स्पष्ट करने की कोशिश की बहुत अच्छी ढंग से। उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अध्यात्म जिसको मानते रहे संसार और उसको समझाने में असमर्थ रहे, और ऐसे अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो विस्तार दिखाई पड़ती है, इसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कहते हैं। ये विस्तार जो आप हमारे बीच में भी ऐसे ही है, ये धरती दूसरा धरती के साथ भी वैसे ही है, एक सौरव्यूह दूसरा सौरव्यूह के बीच में भी ऐसे ही है, और एक आकाशगंगा दूसरा आकाशगंगा के बीच में भी ऐसे ही है। तो ये विस्तार सब जगह में एक सा है, इतना ज्ञान होता है। ये वस्तु व्यापक है, व्यापक वस्तु में ही एक एक वस्तु भिगा डूबा घिरा हुआ है, ये हमको समझ में आ गया। व्यापक वस्तु के बारे में कोई शंका करने की जरूरत नहीं। कितना देर लगा आप हमारे बीच में, व्यापक वस्तु है ये, इसको समझने में अपने को देर नहीं लगता। इसी को हम जो इसका अनुभव सबसे पहले आदमी को होता है, उसके बाद आपका होना अनुभव होता है। यदि ये बीच में आप हमारे बीच में ये विस्तार ना हो, आपको मैं देख ही नहीं सकता, आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्वप्रथम जो कुछ भी अनुभव होता है व्यापक वस्तु ही होता है, उसके बाद एक एक वस्तु का अनुभव होता है। ये इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है। ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का मर्मस्थल ही है। इसकी ज़रूरत के बारे में यह प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसमें भ्रमित होने के बाद आदमी मानव जाति अपने को पहचान नहीं सकता। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व का ही एक पुर्जा के रूप में जो है मानव जाति, वो अपने को कैसा समझेगा? ये तो होना ही नहीं। इसीलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी रहा
वो ये व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है, ये स्वयं सह अस्तित्व का गवाही हो गई। तो अस्तित्व सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं सिवाय संकट की और कुछ होता नहीं। ये निकल गया, इससे मूल्यांकित हुआ विगत का। अभी तक जितने भी हम द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं, ये सब का सब सह अस्तित्ववादी विरोधी है। सह अस्तित्व के विरोध में ही हम सब किया है। सब करने के बाद हम कैसे ये पाने के लिए कोशिश करें, पाने के लिए इच्छा करें, सही चीज़ को पाने का कोई आसरा ही नहीं रह गया। इसीलिए हमको गलत गलत ही घटनाएं सामने आता रहा। हम जैसा जब कभी भी रोते भी रहे, कभी हंसते रहे। जैसा किसी समुदाय परिवार व्यक्ति दूसरे किसी को मार डालता है, उनका परिवार वालों ने बड़ी खुश होते हैं, ये हमारा शत्रु को नाश कर दिया, बहुत खुश है। देश भी ऐसे ही सोचता है, सरकार भी ऐसे ही सोचता है। अब क्या किया जाए? ऐसे ही धर्मगद्दी भी ऐसे ही मानता है, विधर्मी नाश हो जाए तो हम खुश हो जाए, ऐसा वो भी सोचते हैं। अब इस ढंग से किसके शरण में जाएं भाई? धर्मगद्दी के पास जाओ तो ऐसा सोचते हैं, और राजगद्दी की बात जाओ तो ऐसा सोचते हैं। शिक्षा गद्दी में कोई दिशा ना हो और प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, ये जो कुछ भी मिलता हो भ्रमे भ्रम मिलता हो, तीनवाद के रूप में आपको पहले से बता दिया। अब उसके बाद हम कहाँ ठोर पावे, कहाँ क्या करें, ये परेशानी थी जिसको हमारा पहले की जो ये सब स्थितियाँ जागृति की पहले हमारा जो परेशानी थी, वो सब इसी प्रकार मुझ में भी था। आप लोगों के साथ भी वैसे ही है। आप लोग भी उसी खेत की ढेले हैं जो मानव परंपरा की एक शरीर है। शरीर का रचना गर्भाशय में होता है, उसके मूल में जो प्रक्रियाएं होते हैं वो सब आप हम समझ गए हैं। और उसके बाद यदि कोई चीज़ है, जीवन है, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा है, और जीवंतता पूर्वक ही हम कष्ट सुख को भोगते हैं, ये सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। इस विधि से हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकारने के लिए तैयार हुए कि हम इसको पूरे के पूरे चीज़ को मानव के पास पहुंचाना ही चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में हम पा गए। शास्त्र के रूप में पाया तो क्या पाए, माने शास्त्र के रूप में पाने का मतलब जीने की कला के रूप में। तो अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है। उससे तो आदमी सुखी हो नहीं सकते, सब तो सुखी हो ही नहीं सकता। इस आधार पर यदि सुखी होने की रास्ता है, सुखी होने का रास्ता है, वो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से है, अर्थनीति से है, अर्थकार्य से है। इसी विधि से इसको हम स्पष्ट करने की कोशिश की। वह व्यवस्था के अंगभूत हो सकता है, ये स्वाभाविक है। दूसरा प्रबंध ये लिखा है कि व्यवहारवादी समाजशास्त्र। मनुष्य जो है व्यवहार पूर्वक ही संतुष्टि पाता है, मनुष्य के साथ ही व्यवहार करता है, व्यवहार न्यायपूर्वक होता है। इस मुद्दे को इस ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश की। व्यवहारवादी समाजशास्त्र, उसका मूल ध्रुव बिंदु है मानवतापूर्ण आचरण। फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार सकते हैं। इसको संविधानों में, सभी देश के संविधानों में इसको पहचाना जा सकता है। इससे संसार में समुदाय के बीच में जो बने युद्ध की खौफ बनी ही रहती है, वो सब इससे निवारण हो सकता है। युद्ध के प्रयास जब तक है तब तक ये धरती को तंग किए बिना आदमी जी नहीं सकेगा, और ज़्यादा तंग करने के लिए ज़्यादा विज्ञान बुद्धि को प्रयोग करना पड़ता है। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध को संरक्षण करने के लिए विज्ञान शुरुआत हुई। आज भी युद्ध को संरक्षण देने के लिए ही विज्ञानी, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञानी उसी में ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं, पैसा पाते हैं, अपने को धनी मानते हैं। करना क्या है? धरती को बर्बाद करना है।
बात इतनी ही, छोटी सी बात। इस छोटी सी बात से मुक्ति पाना है, हमको समझदार होना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना पहले से ही अपने पा चुके ना समझी से साला गलतियां होते हैं, और मैंने समझदारी से सही ही होती है। हम मानव सही में एक हैं, गलती में अनेक हैं, खत्म हो गया बात। छोटी सी निष्कर्ष ऐसा बनता है। इस विधि से हम जब इसको सबको समीक्षित करते हैं, पता लगता है हम कितने पानी में खड़े हैं, कैसे पानी में खड़े हैं। ये दोनों नापने में आता है। इस नापदंड में आते हैं तो तब पता लगता है हम किस तरीके की आदमी हैं, उसका मूल्यांकन आगे करेंगे। तीसरा शास्त्र ये लिखा है कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान शास्त्र में ये बताना चाहा है, जीवन संचेतना का आधार है, शरीर संचेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। ये बात को सुदृढ़ रूप में समझाने की कोशिश की है। उसको आप लोग जांचेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ गया, हमारा लिखना सार्थक हो गया। यदि समझ में नहीं आया तो कोई सार्थक नहीं हुआ। ठीक, ये देख लीजिएगा। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र, इन तीनों चीजों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय यही है, मानव व्यवस्था में जीना है। जीने के लिए कौन सी ऐसे तरीका है, माने विधि क्या है, नीति क्या है, पद्धति क्या है, प्रणाली क्या है, इन चारों बातों को स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई। योजनाएं 3 स्वरूप में आई। पहला योजना है जीवन विद्या योजना। इसका मूल स्वरूप ये थी, दो आदर्श युग में भी कहीं ना कहीं आत्मा, परमात्मा ऐसे चीज़ों को समझाने के लिए बहुत कोशिश की। लोह लुहान हो गए, समझा नहीं पाए, ना समझ पाए। अब क्या करें? लोह लुहान ही हाथ लगी। अब क्या किया जाए? तब इसका उत्तर होना चाहिए। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद लिखा ही था, उसके आधार पर हम मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान लिखा। उसमें मानव संचेतना संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता के रूप में कार्य करता हुआ प्रमाणित किया है। उसका प्रमाण मैं स्वयं पहला आदमी हूँ, उसके बाद आप सब हो सकते हो। चाहे तो, नहीं चाहे तो खुशहाली मना सकते हो, कोई विपदा नहीं है। इस विधि से मानव संचेतना का ध्रुवीकरण मिली, एक ध्रुव। दूसरा ध्रुव व्यवहार में प्रमाणित होना। व्यवहार में प्रमाणित होने का मुद्दा बहुत आसानी से मिल गई। व्यवहार में हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है। ठीक है। इसके लिए न्याय माने नियम, न्याय और माने व्यवस्था, समाधान और सत्य को प्रमाणित करना है। ये प्रमाणित करने की विधि के लिए ये पूरा वाङ्मय को आदमी के सम्मुख, मानव जाति के सम्मुख और मेधावियों के सम्मुख, सर्व मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया। ठीक हो गए। इस ढंग से ये 3 योजना में से एक योजना जीवन को समझाने के पक्ष में है, क्योंकि आदिकाल से इसमें इसी मुद्दे पर ज़्यादा पराभव हुई। पहले उसी को आजमा लें। यदि अपन समझा पाते हैं, आगे की 2 बात समझ में आएगा ही, उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। कठिनाई जो कुछ भी है स्वयं के प्रति अनजानता है, स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही अपने को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया है। उसको दूर करने के लिए ये जीवन विद्या को बताने की कोशिश की। इसका जो माने केंद्र बिंदु हैं, वो जीवन हर मनुष्य में समान है। बच्चे, बूढ़े, शिशु, वृद्ध सब में समान रूप में विद्यमान है। समानता का आधार जीवन है, ना कि शरीर। शरीर कभी भी ये दो शरीर
एक समान होते ही नहीं। ठीक हो गए? शरीर की विविधता रहेगी, जीवन की समानता रहेगी। जीवन समान है, जीवन शक्तियां और बल समान है, और जीवन का लक्ष्य समान है। इन 4 मुद्दे को मैं पा गया। जीवन अपने में जागृत होना चाहता है, जागृति इसका लक्ष्य है। हर व्यक्ति जागृत होना चाहता है, हर व्यक्ति समाधानित होना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। ये तीनों जीवन का चाहत है। आप सब इस बात को जांच सकते हैं। आपका कोई अंगावयव ऐसा नहीं है जिसके साथ जो अंगावयव न्याय को प्रतीक्षा करता हो। आप सब जांचिए, आप ये पाएंगे कोई अंगावयव आप नहीं पाएंगे जिसमें न्याय का प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। ऐसा कोई जगह आपको मिलेगा नहीं, जबकि आप स्वयं चाहते हो न्याय। ठीक है? अब ये अंगावयव समाधान को चाहता हो, ऐसा भी कोई अंगावयव नहीं, जबकि आप स्वयं समाधान चाहते हैं। और उसी प्रकार सत्य को कोई अंगावयव चाहता नहीं है, चाहता है जीवन। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला, न्याय धर्म सत्य को समझा दिया जाए। सीधा सीधा बात, जीवन को चाहिए ये। ठीक है? जीवन का स्वरूप को समझा जाए, जीवन क्रियाओं को समझा जाए, जीवन तृप्त होने के लिए न्याय धर्म सत्य चाहिए, इसको समझाया जाए। ये छोटा सा काम इसमें से निकला है। उसके आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत किया, उसको कार्य योजना में परिणत किया। दो दिग्गज विज्ञान में दिग्गज कहलाने वाले विद्वान मूर्ख, या और किसी भी मुद्दे पर विद्वान मूर्ख, सभी इसको सुने हैं। उनके सुनने के आधार पर उनका यही निकला है अभी तक। इसको हम पूरा समझ सकते हैं। कुछ लोग समझ गए, वो दूसरों को समझाने में लग गए, वो भी सफल हो गए समझाकर। तब हम विश्वास किया हमने जो समझाया है सार्थक। कल आप भी यही करोगे। आप समझने का प्रमाण आप किसी को समझाओगे, वो जब दूसरे को समझा लिया तब आप समझाना सार्थक हुआ, प्रमाणित हुआ। जब तक आप समझाया हुआ जब वो दूसरे को समझा नहीं पाता है, तब तक आप समझाने का प्रमाण कहाँ है? ठीक है? इस ढंग से मैं आश्वस्त हुआ, यह प्रामाणिक वस्तु है, इसको समझाया जा सकता है, इसलिए सब समझ सकते हैं। उसके बाद ये शुरू किया वांग्मय को लोगों को छपवा करके देने के लिए, और जीवन विद्या योजना को सार्थक बनाने के लिए शुरुआत की। तो दूसरा योजना यह है कि शिक्षा का मानवीकरण। सबको आवश्यकता है ही है समझदार होना, इसलिए समझदारी की सारा वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। उसके लिए सिलेबस बनाया गया, किसी स्कूल में प्रयोग भी किया गया। वो स्कूल वहाँ है गोविंदपुर में, बिजनौर जिले में है। उसमें ये पता लगा कि एक बहुत अच्छी अनुभव हुआ 4-5 वर्ष में, कि पहले सारा शिक्षाविद इसी को नारा लगाते रहे, वातावरण का प्रभाव मैंने विद्यार्थियों पर पड़ता है। तो वहाँ हम लोगों ने यह अनुभव किया, विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, उल्टा देखा गया। उसको अब विशाल रूप में देखने की अरमान है, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इसके बाद तीसरा योजना है हमारे पास, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित व्यवस्था। कुल मिलाकर के क्या है? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का क्या मतलब है? शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान मूलक व्यवहार व्यवस्था। इस व्यवस्था को अध्ययन कराने की व्यवस्था मैंने काम किया है। इस ढंग से पूरा दर्शन, विचार, शास्त्र और योजनाएं इससे निष्पन्न हुई। अब इसको क्रियान्वयन करने के कार्यक्रम में है। अभी आपका सम्मुख ये जीवन विद्या क्या चीज़ है, जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन क्या
माने भौतिक वस्तु है, अभौतिक वस्तु है, अभौतिक है तो वो क्या चीज़ है, ये सभी प्रश्न इसके ऊपर आते हैं। उसका उत्तर इस विधि से आता है।